Okay, this is the part second of the atomic structure. तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें साउंड आनी बंद हो गई थी, तो दैट्स वाई मुझे फिर मोज़ले स्ट्रक्चर से दोबारा पूरा शुरू करना पड़ रहा है. अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ बना दिया था. मैं आज केवल आपका क्वांटम नंबर कराने के उसमें थी, क्वांटम नंबर कराना चाह रही थी, पर जब मैंने चेक किया मुझे कुछ कमेंट आए तो मुझे पता चला कि वहाँ पे वीडियो में साउंड ही नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम जहाँ पे थे हम उसी से स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है जो हम कर रहे थे वहाँ पे. हमने यहाँ तक कर लिया था, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह. अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट मोज़ले एक्सपेरिमेंट. मोज़ले का हमारे पास में क्या एक्सपेरिमेंट था? मोज़लेज एक्सपेरिमेंट. मोज़ले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? मोज़ले ने यहाँ पे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट का वैसे सब्सटेंस था, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन वेव्स या कैथोड रेज पास आउट कराई, यहाँ पे इन्होंने कैथोड रेज पास आउट कराई, और जब कैथोड रेज पास आउट कराई तो यहाँ पे से एक्स रेज निकली. अब जैसे जैसे आप डिफरेंट मेटल को रखते जा रहे हो तो जो एक्स रेज की वेवलेंथ है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है. तो मोज़ले ने कहा कि ये जो एक्स रेज निकल रही हैं, दीज आर the wavelength of the X-rays depend on the atomic number of the substance. यानी कि यहाँ पे उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला कि डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी. और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके पास में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट न्यू, जो कि न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ए और बी आपके कांस्टेंट हैं. ए एंड बी आर कांस्टेंट वैल्यू, ये आपके कांस्टेंट हैं, और z इज द एटॉमिक नंबर. z आपका एटॉमिक नंबर है. इसको हम पीरियोडिक टेबल में भी दोबारा यूज करेंगे मोज़ले एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि मोज़ले ने ही बताया था कि द एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल क्वांटिटी देन कंपैरिजन ऑफ द एटॉमिक मास. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी आई है वो मोज़ले के अकॉर्डिंग ही आई है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जब हमने एलिमेंट को क्लासीफाई किया. तो यहाँ पे आपके पास में ग्राफ आता है. इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी कि ये जो आपका ग्राफ है ये x और y एक्सिस पे, यहाँ पे आपका x एक्सिस पे z दिया हुआ है, यहाँ पे y जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है अंडर रूट न्यू. ये आपके पास में है अंडर रूट न्यू इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 के इक्वल. तो एक बार तो आपके पास में यही क्वेश्चन आया था, 23-24 का क्वेश्चन है कि उसमें आपको जो न्यू है वो किसके इक्वल है, न्यू की पावर क्या है, न्यू की पावर 0 है, न्यू की पावर 1 है, 2 है, या 1/2 है. तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा कि न्यू की पावर जो है आपके पास में 1/2 होगी. तो जो आपके पास में न्यू होगा वो पावर 1/2 होगी, तभी आप उसको अंडर रूट न्यू लिखते हैं. तो ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है. इसके बाद में आपके पास में आता है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम हमारे पास में क्या होता है? स्पेक्ट्रम देखो, कोई आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी. जब भी हम वेव्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की टर्म में अरेंज करते हैं तो वो जो हमें मिलता है वहाँ पे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब जैसे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, अल्ट्रा वायलेट हो गई, फिर आपका विजिबल रेंज हो गया, IR हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया. तो जो आपको रेडियो ट्रांसमिशंस मिलते हैं वो रेडियो वेव के थ्रू ही मिलते हैं. अब यहाँ तक हम कर चुके थे, इतना सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि द सब्सटेंस आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर. ओके, यहाँ पे हमारे पास में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि द रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन कॉन्टिन्यूस वे. वो कॉन्टिन्यूस वे में एब्जॉर्ब्ड और एमिट होती हैं. पर इसके बाद में हमारे पास में एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई. प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमारे पास में, वैसे मैं इसे दोबारा भी डिस्कस करूंगी क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला आएगा, पर उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पहले कि जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई उससे आपको क्या क्या पता चल रहा था. तो फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यू कैन डिफाइन द रिफ्लेक्शन, यू कैन डिफाइन द रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्पर्जन को डिफाइन कर सकते हैं, और डिफ्रैक्शन को, जो आप फिजिक्स में ये सारा पढ़ते हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से आपके पास में आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. यू कांट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू कांट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, एंड यू कांट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, जो कि हमारे पास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आया था.
अभी ये हैं क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आपका वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी क्या है, या लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन के आपके पास में जो डार्क कलर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहती है कि द डार्क कलर और द ब्लैक कलर इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो ब्लैक कलर है दैट इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड दैट इज द परफेक्ट रेडिएटर ऑफ द वेव। वो जो रे वेव्स को परफेक्ट तरीके से एब्जॉर्ब करता है और परफेक्ट यानी कि वो सारी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारी ही वेव को एमिट कर लेता है। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल हमने क्या लिया, हमने एक आयरन का पीस लिया जो ब्लैक कलर का होता है, उसको हीट करना शुरू करा। तो आपने देखा है, घरों में भी नॉर्मली देखा है कि जब आप आयरन को हीट करोगे और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर आपने हीट किया तो वो रेड हॉट कलर का होता है, बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। फिर आप उसको और ज़्यादा हीट करोगे तो हल्का सा उसका कलर रेड से थोड़ा सा ऑरेंजिश आ जाता है। फिर वो क्या होता है, और ज़्यादा हीट करोगे तो फिर आपका येलोइश, येलोइश के बाद में वाइट और वाइट के बाद में फिर वो ब्लू कलर का हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही है कि वो एक जैसी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, एक जैसी रेडिएशन एमिट होती है। अगर एक जैसी रेडिएशन एमिट हो रही है तो उसका कलर चेंज क्यों हो रहा है, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और इसके साथ साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो यहाँ पे आपके पास में वेवलेंथ है नैनोमीटर माइक्रोमीटर में, ये मैंने माइक्रोमीटर वाला ग्राफ लिया है, और यहाँ पे हमारे पास में आ गई इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, जो आपके पास में वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती जाएगी। यानी कि अगर आप लो टेम्परेचर पे ग्राफ बनाओगे तो आपके पास में मैक्सिमम कुछ इस तरीके का आएगा, आप टेम्परेचर और बढ़ा दो तो आपका मैक्सिमा इस तरीके से आएगा, और थोड़ा सा शिफ्ट भी होगा, जैसे कि मैंने जो अभी किया, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से लेके चलना था। फिर आप और बढ़ाते जाओगे तो ये और ज़्यादा शिफ्ट होता चला जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो अगर मेरे पास में ये T3 है, ये T2 है और ये T1 है, जिसमें कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, एक तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है और इसका जो मैक्सिमा है, इंटेंसिटी का जो मैक्सिमा है वो भी इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये ग्राफ हमें यही डिफाइन कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 3000 केल्विन पे ग्राफ है, 4000 केल्विन पे ये है, फिर आपका 5000 केल्विन हो गया, फिर 6000। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई है और ये शिफ्ट होता जा रहा है, इसका मैक्सिमा शिफ्ट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहली बात है क्या, आपने फोटो सेल्स पढ़े होंगे, जो सोलर सेल्स जो होते हैं, वो क्या होता है, पर्टिकुलर सनलाइट में यानी कि अगर बादल होंगे या धूप बहुत तेज नहीं होगी तो आपका जो सोलर सेल है वो रिचार्ज नहीं होंगे। बट जब अगर धूप बहुत तेज होगी, यानी कि जब उसकी बहुत शार्प लाइट होगी, तो उस केस में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि पर्टिकुलर नैनोमीटर पे आपके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, अगर कम वेवलेंथ होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ा दिया, माना कि ये x1 थी, ये x2 है, अभी आपने वेवलेंथ बढ़ा दी है, ये या इसे λ1 और λ2 ले लो, या फ्रीक्वेंसी ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर ये आपका फ्रीक्वेंसी 1 है तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 1 कम थी, फ्रीक्वेंसी 2 ज़्यादा थी, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो लोअर काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, लोअर काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप ν3 की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो और ज़्यादा हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो अब ये क्या हो रहा है कि भाई हम अलग अलग वेवलेंथ की जब लाइट दे रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो आने वाली रेडिएशन है, दैट इज hν, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रॉन जब एटम में से निकलेगा तो उसको भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा एनर्जी, उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे तो जितनी भी आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। यानी कि मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन। इसी को आप
वेव फंक्शन बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, बुक्स में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, यानी कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दो काम करेगी, एक तो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए काम हो जाएगी और बाकी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के साथ, बाकी बची हुई जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो मिनिमम जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो चाहिए थी वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट एनर्जी। आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ फैक्टर्स आते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास में आ गया एच न्यू नॉट, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू नॉट आपका वर्क फंक्शन है, यही आपका वर्क, ये आपका है वर्क फंक्शन, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये जो आपका वर्क फंक्शन है, ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे निकल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एच न्यू इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल के लिए जो एच न्यू की वैल्यू है वो अलग अलग होती है कि कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक मेटल के लिए एक जैसी है, हर एक मेटल के लिए स्पेसिफिक है, अलग अलग है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है वो यहाँ पे फेल हो गई कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड ऑन intensity of incident radiation, but kinetic energy is directly proportional to incident energy। इंसिडेंट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी या आपकी इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जितनी ज़्यादा होगी, उस जो एटम है आपके पास में या जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, हाफ एम वी स्क्वायर उतना ही ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी, अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हो तो उससे वो आपके नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है। तो कितने ज़्यादा फोटोन, यानी कि दो फैक्टर हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी का निकल रहा है, दैट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट एनर्जी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि मैंने आपको 15 किलो जूल की एनर्जी दी है, ठीक है। ये एक मिनट, ओके तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास में जो एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 15 किलो जूल की एनर्जी दी, मतलब इंसिडेंट जो वेवलेंथ थी वो 15 किलो जूल की थी, उसमें से 10 किलो जूल आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो बाकी बची हुई जो 5 किलो जूल होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसकी वैल्यू आप जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे आपके पास में ये फैक्टर बढ़ता चला जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। अगर आप मेटल चेंज कर रहे हो तो ये अलग अलग होगा हर मेटल के लिए। यानी कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है पर्टिकुलर मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन की, तो यू हैव टू प्रोवाइड द मोर, और यू हैव टू प्रोवाइड द मोर the wavelength with the more frequency or with the waves with the more energy। इस तरीके से आप करेंगे। बट अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, आपको जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बढ़ाने हैं, तो उस केस में आपको जो आने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली कई बार आया हुआ है। अब ये चीज़ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद में हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो। हर एक मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों है? जबकि आप किसी भी मेटल को गर्म करोगे तो सेम तरीके से हीट होना चाहिए। अगर आपको 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो सबके लिए एक जैसी हीट देनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हर एक मेटल के लिए जो उसकी हीट कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले, मतलब जो वो तो फेल हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? द रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा।
यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड emitted in form of small packets called quanta. इसको आप क्वांटा कहते हैं. इन केस ऑफ सनलाइट, अगर आप सनलाइट की बात कर रहे हैं तो सनलाइट की केस में, इन केस ऑफ सनलाइट दीज आर कॉल्ड फोटोन, तो इसे आप फोटोन कहते हैं. यानी कि आप क्या कहेंगे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के साइन हटा के E इज इक्वल्स टू एच न्यू. तो ये आपके पास में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से आता है. और न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. 1 अपॉन लैम्डा आपका न्यू बार होता है, वेव नंबर होता है, तो आप इसे एच सी न्यू बार भी कर सकते हैं. तो ये आपके पास में दूसरा फॉर्मूला आ गया. इसके बाद में अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं कि कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो उस केस में आपके पास में टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. तो यहाँ पे जो n आएगा, जो आपके पास में E है, ये टोटल एनर्जी है, और जो n है ये नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन, और जो h न्यू है दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन एनर्जी. तो आप यहां से नंबर ऑफ फोटोन भी इस तरीके से प्लैंक क्वांटम थ्योरी से निकाल सकते हैं. तो यानी कि काफी चीजें प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हुई. प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है या कोई भी अमाउंट की एनर्जी एमिट हो जाती है. फिक्स अमाउंट की एनर्जी एमिट होती है. स्मॉल पैकेट से मतलब ये नहीं है कि कोई पैकेट निकल रहे हैं, पैकेट से मतलब है कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एमिट होती है. इसीलिए जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो जो क्वांटा है उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है. इसी तरीके से जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी जब तक इंसिडेंट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा. तो वो चीज हो गई. उसके बाद में हीट कैपेसिटी भी फिक्स हो गई कि हर मेटल को एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तभी उसमें एक्साइटेशन होगी या तभी वो हीट, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो चेंज होती चली जाती है. अब इस चीज को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में एक कॉम्पटन इफेक्ट है. ये एनसीईआरटी में नहीं है बट आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं. कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास में क्या है कि अगर हमने कोई ग्रेफाइट का सैंपल लिया और उस पर आपने एक्सरेज पास आउट कराई, एक्सरे फोटोन पास आउट कराया, तो यहाँ पे आपके पास में जब आपने यहाँ पे एक्सरे फोटोन पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो एक्सरेज पास आउट कराई, तो इसमें से एक तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं, और उसके बाद में कुछ जो एक्सरेज भी निकलती हैं. तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक्सरेज निकलती हैं. अब जो एक्सरे निकल रही हैं वो जो इंसिडेंट वेवलेंथ है उससे ज़्यादा वेवलेंथ की निकलती हैं. यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे पास में ये आएगा कि जो लैम्डा नॉट है, जो निकलने वाली जो एक्सरेज हैं, वो इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट जो एक्सरेज हैं उसके कंपैरेटिवली उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. अब कितना डिफरेंस आ रहा है, वेवलेंथ का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसे हम डेल्टा लैम्डा लिखेंगे, और डेल्टा लैम्डा हमारे पास में आता है h/mc 1 माइनस कॉस थीटा. यानी कि यहाँ पे हमारे पास में आएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है डेल्टा, यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये हमारे पास में आता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc 1 माइनस कॉस थीटा. अब अगर आपके पास में कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपको पता है कॉस थीटा 90 इक्वल्स टू 0 डिग्री का 0 वैल्यू होती है, तो ये आपके पास में आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc. h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c स्पीड ऑफ लाइट है. जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास में आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉन. इसे आप कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं. ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये जेई वाले बच्चों के लिए या फिर जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे उनके लिए. अगला हमारे पास में आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेरी. अब क्या है
जब आपने हाइड्रोजन को एनर्जी दी, हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दी, तो उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था। अब उसका एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट था, वहां से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे गया, और जब वो वहां से वापस आया, अब जब वो वहां से वापस आया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इस चीज की डिस्कवरी की कि अगर वो किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में वापस आ रहा है तो देन इट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। इसे आप बोलते हैं, यू विल कॉल इट लाइमन सीरीज। अगर वो सेकंड में वापस आ रहा है तो आप उसे बाल्मर सीरीज बोलेंगे, अगर वो थर्ड में वापस आ रहा है तो पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफेंट सीरीज। पहली बात तो ये, यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, अगर वो फर्स्ट में वापस आ रहा है तो बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफेंट, इस तरीके से आप चलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सी में आ रहा है। उसके बाद में अगर वो लाइमन सीरीज के अंदर आता है तो वो यूवी की रेंज में आता है, अल्ट्रावायलेट की रेंज में आएगा। अगर वो बाल्मर सीरीज में आता है तो वो विजिबल की रेंज में आता है, और इसके अलावा जितने भी आपके आते हैं वो आईआर की रेंज में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ध्यान से कर लेना। अब इसमें से आपको अगर इसकी वेवलेंथ निकालनी है या वेव नंबर निकालना है तो हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे रिडबर्ग, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, और फॉर्मूला उनके पास में था, रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया वो हमारे पास में आता है, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा, ये आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू RH 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस, या फिर मैं इसे पूरा लिख ही देती हूँ, तो ये आपके पास में आएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू RH 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 कौन सी शेल में वो वापस आ रहा है, जैसे बाल्मर सीरीज है तो फर्स्ट शेल में वापस आ रहा है, लाइमन सीरीज है, उल्टा बोल दिया मैंने, लाइमन सीरीज है तो फर्स्ट शेल में वापस आ रहा है, बाल्मर है तो सेकंड में वापस आ रहा है। अब RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास में होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास में रिडबर्ग कांस्टेंट आ गया। अब आपके पास में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक आपके पास में आता है नंबर ऑफ लाइन्स के लिए। नंबर ऑफ लाइन, अब पर्टिकुलर किसी एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड में वापस आ रहा है, तो उस केस में अगर आपको नंबर ऑफ लाइन निकालनी है, जब आपको N1 और N2 दोनों ही दिए हैं, तो उस केस में अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा, अगर नंबर N1 और N2 दिए हैं तो आपके पास में आएगा डेल्टा N प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा N डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास में नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला है। बट अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको मैं वो कर दूं, अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से किसी पर्टिकुलर सीरीज में आ रहा है, यानी कि आप ये कहो कि इलेक्ट्रॉन सिक्स से वापस आ रहा है, अब वापस आ रहा है तो उसमें कितनी लाइंस हो सकती हैं, तो उस केस में आपके पास में जो नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला आएगा वो आपके पास में आएगा n माइनस 1 बाय 2। तो ये ध्यान रखना आप फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। इसके बाद में अब आता है हमारे पास में, तो नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। एक चीज और मैं यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जरा हम, अब ये सारे मॉडल हो गए, इन सारे मॉडल का हमें पता चल गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमें पता चल गया। तो इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या कहता है, बोर मॉडल आपको कहता है कि बोर मॉडल से काफी चीजें आप एक्सप्लेन कर पा रहे थे, तो बोर मॉडल आपको कह क्या रहा है, बोर मॉडल आपसे कह रहा है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमने वहीं पे पढ़ ली थी, अब आता है बोर मॉडल। बोर मॉडल ने कहा कि काफी पॉइंट तो उसके जो आपका रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था उसी के जैसे ही हैं कि ऑल ऑफ द मास इज सिचुएटेड एट द सेंटर, सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट वहां पे गलत था, जो कि हमें पहले ही पता है। तो बोर ने उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि बोर ने कहा कि द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, बट while revolving around the nucleus the energy is not the energy is not liberated or emitted, they have a stationary amount or they revolve in the stationary orbit, वो particular fixed amount of orbit में ही revolve करते हैं, और जब वो उस orbit में revolve कर रहे होते हैं तो energy ना तो emit होती है और energy ना ही emit होती है, ना evolved होती है, ना absorb होती है। तो हमारे पास में particular energy levels होते हैं, these are called shells, इन्हें हम बोलते हैं शेल या स्टेशनरी लेवल, स्टेशनरी लेवल, या फिर इन्हीं को हम एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं, एनर्जी लेवल। तो ये आपने जो पढ़ी हैं के, एल, एम, एन, ओ, इस तरीके से फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल।
तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी शेल में, तो बोर ने जो मेन बात कही वो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो करते हैं, बट दे रिवॉल्व इन द स्टेशनरी लेवल, दे रिवॉल्व इन द शेल, and while with these shells has a fixed amount of energy, and while revolving in these shells the energy is not emitted or not absorbed. ये पहला पॉइंट. अब कितनी शेल्स प्रेजेंट है, कितने स्टेशनरी लेवल प्रेजेंट है, तो उसके लिए उन्होंने कहा ओनली दो शेल्स आर प्रेजेंट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. यानी कि केवल आपकी वही शेल प्रेजेंट होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम mv मोमेंटम है, r और कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. इंटीग्रल मल्टीपल से मतलब है n की वैल्यू आपके पास में 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है. तो इसीलिए आपके पास में केवल 7 शेल एग्जिस्ट करती हैं. जब आप पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स लेते हो तो वो यहीं से आती हैं क्योंकि 7 शेल ही प्रेजेंट हैं. तो आपके पास में केवल वही शेल प्रेजेंट हैं, वही सेल प्रेजेंट होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, वही शेल प्रेजेंट होगी और शेल आपके प्रेजेंट नहीं होंगी. ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह आया हुआ है. इसके बाद में ईच ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, उसी को एनर्जी लेवल कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल कहते हैं. क्वांटाइज्ड होती हैं, यानी कि हर एक शेल की एनर्जी फिक्स होती है, हर एक शेल की अपनी अलग एनर्जी होगी. जैसे कि अगर ये फर्स्ट शेल है, इसकी एनर्जी E1 होगी, इसकी एनर्जी E2 होगी, E3 होगी, E4 होगी, E5 होगी. और जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में मूव करते हैं तो हाउ मच एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड दैट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ दीज शेल्स. यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल से किस शेल में जा रहा है. जैसे कि मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई. अब इलेक्ट्रॉन इस शेल से कौन सी शेल से कहाँ जा रहा है, माना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से है, फिर फोर्थ आ गई आपकी. अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से निकल के थर्ड में जा रहा है, तो यहाँ पे उसको जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो उस केस में जो आपके पास में डेल्टा E आएगा वो E फाइनल माइनस E इनिशियल आएगा, या फिर आप इसको E2 माइनस E1 भी ले सकते हो. फाइनल माइनस इनिशियल है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या जो एनर्जी एमिट होगी वो E2 माइनस E1 पे डिपेंड करेगी. तो ये पॉइंट हमारे पास में यही है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द ऑर्बिट इट ईदर एब्जॉर्ब और एमिट द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो उन दोनों शेल की जो एनर्जी होंगी उनके डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी होगा उसी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही एनर्जी को वो एमिट करेगा. तो यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए. अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल से निकल रहा है. अगर आप जितनी ज़्यादा एनर्जी देते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उससे अंदर वाली शेल में से निकलता जा रहा है. उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास में जो वेवलेंथ आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो अगर वो पर्टिकुलर जिस भी शेल से निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल से निकल रहा है उसको उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, तभी वो एक्साइटेड होगा, अदर वो एक्साइटेड होकर बाहर नहीं जा पाएगा. अब देखो, जैसे कि मान लो कि मुझे भूख लगी है, अब भूख तो अच्छी खासी लगी है बट मुझे खाने के लिए केवल एक बिस्किट मिला, तो मेरी एनर्जी इतनी तो हुई नहीं कि मैं पूरी अपनी मेहनत से काम कर पाऊँ. तो अगर आपको अपनी मेहनत से काम करना है तो आपका एनर्जी लेवल भी तो उतना ही होना चाहिए, आपको खाना भी तो उतना ही अच्छा मिलना चाहिए. तो यही चीज़ है, इस तरीके से मान के चलोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा. ठीक है जी. अब आता है हमारे पास में कि बोर ने इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करी. बोर ने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस. अब जो आपको शेल दी हैं इनकी कैलकुलेशन ऑफ रेडियस आप कैसे करते हैं. जैसे कि अगर अब ये पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, दैट्स अप टू यू कि अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं. इट्स अदरवाइज आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला आया कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए. अब ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है पर्टिकुलर शेल में. अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है. तो देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस. दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आप कोलम्बिक लॉ को यूज करोगे एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास में ZE²/R² आता है. अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको बैलेंस उसमें अपनी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे आपका पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी होंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आपके पास में होते हैं mv²/r. ये दोनों हैं, इन दोनों की बैलेंसिंग चलती रहती है तभी इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है. तो आपके पास में आता है ZE²/r² = mv²/r.
आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर जेड। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। आप इसको इस तरीके से रहने दो। अब आपको पता है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई, जो कि अभी हम उसकी एंगुलर मोमेंटम से करके आए हैं। तो यहाँ पे आप v इज इक्वल्स टू कर सकते हो एन एच अपॉन 2 पाई m r, और इसका स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास में ई स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल्स टू एम, जो आप ये पूरा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन में z आएगा। तो यही आपके पास में रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है। तो रेडियस का, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो रेडियस का फॉर्मूला आपके पास में आएगा एन स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ये देखो कितने सारे स्क्वायर आए हुए हैं, एम स्क्वायर, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये एम स्क्वायर ई स्क्वायर जेड। तो जब आप यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करती है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा रख देते हैं। तो आपके पास में फॉर्मूला आता है Rn, तो आपके पास में फॉर्मूला आएगा Rn इज इक्वल्स टू 0.592 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड। नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एंगस्ट्रॉन में नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग रेडियस बढ़ती जाएगी, और एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेडियस कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो बट z मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी वहाँ पे, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल में ये अलग तरीके से पढ़ना है। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये डायरेक्टली पूछा है ये रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ से आप रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट शेल के लिए कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 रख देंगे, 0.529 आएगा, इसे आप बोर रेडियस कहते हैं या a नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है आपके पास में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो भी आपके पास में पूरा डेरिवेशन है। एनर्जी जो आपके पास में आती है वो आपके पास में एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी जो आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास में होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में आती है ZE स्क्वायर ओवर R, ये आपके पास में है। अब यहाँ पे भी इसको ड्राइव किया गया, यहाँ पे आपने कैसे ड्राइव किया है कि हमारे पास में है काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास में है हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, अब पीछे से आप जो लेके आए थे, पीछे से आपके पास में जो फॉर्मूला था, पहले मैं उस फॉर्मूले को यूज करूंगी। तो हमारे पास में फॉर्मूला आया था ZE स्क्वायर ओवर R इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर R स्क्वायर ओवर R। तो ये R से R मैंने कैंसिल कर दिया था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने इसको R को यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास में आ गया इस तरीके से कि ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास में mv स्क्वायर की जगह मैं ZE स्क्वायर ओवर R रख सकती हूँ। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला आ गया कि एनर्जी इज इक्वल्स टू ZE स्क्वायर ओवर R इज इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ ZE स्क्वायर ओवर R, पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव में होती है, तो नेगेटिव ZE स्क्वायर ओवर R आएगी यहाँ पे, और ये हमारे पास में आएगा हाफ ZE स्क्वायर ओवर R। ये हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इस हाफ में से, ये 1 है ये हाफ है, ये माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास में टोटल एनर्जी जो आएगी वो मेरे पास में आएगी हाफ माइनस हाफ ZE स्क्वायर ओवर R। तो अब यहाँ पे कई बार आपके पास में क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालते हो। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है कि आपके पास में जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होती है, पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो आपके पास में ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ई टोटल। तो ये आपके पास में 2 तरीके से फॉर्मूला है, आप कैसे भी निकालो। देखो ना, यहाँ से आपके पास में आ चुका है E इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ZE स्क्वायर, और हाफ ZE स्क्वायर आपकी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ZE स्क्वायर ओवर R आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आपके पास में ट्वाइस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। अब जब आप सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे आपके पास में हाफ ZE स्क्वायर ओवर R आ गया, R आप पीछे से निकाल के लेके आए हो जो आपके पास में फॉर्मूला है, तो आपने यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आपके पास में आता है
2 पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर एम एन स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। यहाँ पे अब आप इसको n को छोड़ के और z को छोड़ के अगर आप बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देते हो तो आपके पास में आता है 21-21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर जूल पर एटम। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के अकॉर्डिंग ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और फिर आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद में 13-13.12 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से आप पूरा निकाल सकते हो। अगर आपको एनर्जी पता है तो कई बार आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है, तो असल में आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू द एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। और फर्स्ट एटम के लिए आपके पास में 13.9 के आसपास आती है, 13.6 के आसपास आती है, उसे रख दोगे आप जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए आप फिर वही फॉर्मूला है mv स्क्वायर ओवर आर जेड स्क्वायर ओवर आर करेंगे, तो यहाँ से ये आप ये v स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा। mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, तो v इज इक्वल टू इन दोनों इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया, ये दोनों इक्वेशन आपके पास में डिवाइड हुई तो v आपके पास में आ गया 2 पाई ई स्क्वायर जेड एन एच। जब आप सारी वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास में आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड ओवर एन एम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास में 2-3 चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपके पास में जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड एनर्जी इज nth शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। रेडियस की अगर आप बात करते हैं तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में आपके पास में आता है ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि आपसे रिलेशनशिप पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशनशिप क्या है। अगर आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशनशिप निकालेंगे तो आपके पास में 1/137 आएगा। वैल्यूज रखेंगे तो वो कैलकुलेट करके अपने आप आपके पास में पूरी वैल्यूज आ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आप करके आए हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 137 के आसपास आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो 1/137 के आसपास आ जाएगा। अब लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल हमारे पास में मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के लिए काम नहीं करता। इट वर्क्स ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन। यानी कि अगर आपके किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपका बोर मॉडल उसके लिए काम नहीं करेगा। अब अगर जो आपके पास में स्पेक्ट्रल लाइन है, अगर आप जो आपके पास में लाइन आ रही है और आप जहां से स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, अगर आप वहां पे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे तो जो आपकी लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। यानी कि जो आपके पास में बोर मॉडल वाली लाइन आ रही थी उनके बीच में भी आपको लाइंस दिखाई देने लगती हैं, कुछ वेव्स आने लगती हैं। वो क्यों हो रहा है? इसे हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो मैंने तो टोनी स्टार्क के नाम से याद किया हुआ है। स्टार्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्टार्क इफेक्ट है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे ज़ीमैन इफेक्ट बोला। ड्यूल नेचर। अब बोर मॉडल आपका ड्यूल नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अभी ड्यूल नेचर होता क्या उस बात पे अभी आगे आएंगे, पर इसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सोमरफील्ड ने अपना मॉडल दिया था। सोमरफील्ड ने कहा कि बोर ने कहा कि जो हमारे पास में और शेल्स हैं वो स्फेरिकल इन शेप हैं। सोमरफील्ड ने कहा कि ऐसा नहीं है, स्फेरिकल नहीं होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं वो। तो वो फिर उसके लिए उन्होंने n/l का रेशो निकाला था, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया था कि अगर n और l का रेशो 1 है तो स्फेरिकल होगी, बट अगर रेशो चेंज होता चला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज होती जाएगी। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं कि भाई हम उसे इतना ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है ड्यूल बिहेवियर। डी ब्रोगली इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा कि आपका जो वेव है, जो आपके पार्टिकल हैं, जब वो मूव करते हैं तो दे हैव द डबल नेचर, दे हैव द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर अब है क्या? पार्टिकल नेचर से मतलब है उसमें मास है। यानी कि आइंस्टीन जो अपनी इक्वेशन निकाली थी E = mc², ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, एनर्जी बता रही है। उसके बाद में वेव नेचर में आपने प्लैंक ने बताई h न्यू वाली बता दी।
तो डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने कहा कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, और उस केस में फिर उन्होंने एनर्जी को जो निकाला, उन्होंने mc स्क्वायर को h न्यू के इक्वल रखा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा कर दिया, सी बाय लैम्डा, सी को इन्होंने इससे कैंसिल कर दिया, तो आपके पास में आ जाएगा mc, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc आया। अगर c की जगह आप वेव वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस लिख देते हो या किसी की भी लिख देते हो, तो उसे हम h अपॉन mv करेंगे और इसे हम h अपॉन p यानी कि मोमेंटम भी कर सकते हैं। तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv और h ओवर p, p इज द मोमेंटम, मास अपॉन वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये आपके पास में डबल नेचर दोनों को आपस में पुट करके उन्होंने डी ब्रोगली बिहेवियर आ गया, डी ब्रोगली इक्वेशन आ गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। रिलेशनशिप ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द काइनेटिक एनर्जी, अब इन्होंने इनका रिलेशनशिप भी है यहाँ पे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। अब आपने क्या किया, एनर्जी है और ये हाफ mv स्क्वायर है, दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2me हो गया, तो mv इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू ई हो गया। तो यहाँ से लैम्डा अपॉन me की वैल्यू रख दी, तो आपके पास में आता है लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2m इंटू एनर्जी। तो ये आपके पास में रिलेशनशिप आ गया वेवलेंथ का और काइनेटिक एनर्जी, E इज द काइनेटिक एनर्जी, E यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक और फॉर्मूला है जो डेविसन और जर्मन वाला है, वो अलग है, वो डिफरेंट है, वो ये नहीं है। अच्छा चलो अब आगे डेविसन और जर्मन वाला एक्सपेरिमेंट ही आ गया। अब डेविसन और जर्मन ने इस चीज को कंफर्म भी किया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। तो जब उन्होंने डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें वेव्स मिली, वेव्स मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा था जहाँ पे वेव्स थी और एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा था जो बिल्कुल ब्लैक था। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कंफर्म किया कि दे आर मूविंग इन द वेव नेचर के उसमें मूव कर रही हैं। जो डेविसन एंड जर्मन वाला फिर एक्सपेरिमेंट है, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका जो डेरिवेशन है वोल्टेज वाला वो आपको करना है, ठीक है। मे बी आफ्टर दैट आपके एग्जाम के मतलब और थोड़ा एडवांस सीरीज भी मैं बनाऊंगी, बट अभी हम यहीं पे बात करते हैं। आगे आता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक ही साथ आप जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी पोजिशन, इट मीन्स इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन is delta x and uncertainty in momentum is delta p, so that will be greater than or equal to h upon 4 pi है, 2 pi नहीं है, ध्यान रखना। तो delta x is equals to mass into delta v, मास इंटू डेल्टा वी। अब मैंने मास के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें कांस्टेंट वैल्यू में पता है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मास में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मैंने एक सीरीज भी बना रखी है जहाँ पे आपका जो PYQs ऑफ 24-23, तो वहाँ पे आपको हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फिर इस तरीके से भी प्रूव किया हुआ है, जहाँ पे आपके पास में आएगा डेल्टा E इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये भी एक्चुअल में हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही है। डेरिवेशन उस वाली वीडियो में पूरा है, आप वो वीडियो वहाँ पे जाके देख लेना। इसके बाद में आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अब बोर मॉडल हो गया, बोर मॉडल के बाद में ये सारे प्रिंसिपल्स आ गए। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारे पास में क्या होता है, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास में क्वांटम केमिस्ट्री आ जाती है, कंप्लीट मॉडल ऑफ एटम आता है। इसके लिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे स्क्रोडिंगर, इन्होंने अपनी इक्वेशन निकाली, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में कई बार स्क्रोडिंगर इक्वेशन आई हुई है, नीट के एग्जाम में उन्होंने डायरेक्टली स्क्रोडिंगर इक्वेशन पूछी थी, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में साई क्या है, साई इज द वेव फंक्शन, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। अभी बात करेंगे ये है क्या, वेव फंक्शन। ई आपकी टोटल एनर्जी है, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई, और जो वी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। एम पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास पता चलता है कि आपके पास में एक्स वाई और जेड हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट हैं। ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, साई आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, यानी कि अगर जब आपकी वेव मूव कर रही है इस तरीके से तो वो कितनी डिस्प्लेस हो रही है, दिस इज कॉल्ड साई।
इसे आप एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं या इसी को आप वेव फंक्शन बोलते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड पता चल गया, बट अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दें, यानी कि साई आपको केवल एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहता है, साई कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव एज वेल। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे जीरो है और ये यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो साई इज द वेव फंक्शन, ये आपके पास में वेव फंक्शन है। साई कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव एज वेल। तो साई हमें केवल एम्पलीट्यूड बता रहा है। अब अगर आप साई का स्क्वायर कर दो तो द स्क्वायर ऑफ साई इज द कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में आता है साई स्क्वायर एंड साई स्क्वायर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी, द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि आपको जो साई स्क्वायर आएगा, साई स्क्वायर विल बी ओनली पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव होता है। और इट प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपके पास में एक न्यूक्लियस है और वहाँ पे जो वेव्स हैं उन वेव्स का स्क्वायर कर दो तो आपको वो एरिया मिल जाता है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। 95% प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाती है एंड दैट एरिया इज डिफाइंड एज ए ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये आप कैसे निकालते हैं? स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, जिसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। तो आपके पास में अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है जिसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब आपको पता करना है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपके पास में आते हैं क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर गिव्स द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे प्रोवाइड यू द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन से शहर में है, उसका घर का नंबर क्या है, उसका रूम नंबर क्या है, या फिर आप इस तरीके से कहो कि कौन सी कंट्री में है, तो वो आपका एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेम उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि एक एटम के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, दे ऑल हैव देयर यूनिक एड्रेस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हर एक का अपना एक आधार नंबर यूनिक है, तो सेम यही चीज़ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स या क्वांटम नंबर्स जो हैं वो आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास में आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये अगर न्यूक्लियस है तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और कौन सी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द 2n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ शेल। जैसे कि फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में आप n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर इंटू 2 करोगे 2 हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 2 रखोगे सेकंड शेल में तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो नेक्स्ट यू हैव एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को यू कैन रिप्रेजेंट बाय एल। एल की वैल्यू आपकी 0 से लेके n-1 तक होती है। एल गिव्स द नंबर ऑफ सबशेल, और इसी के साथ में आपके पास में आता है सिग्निफिकेंस। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से के सिग्निफिकेंस आपके पास में होते हैं। इससे आपको क्या क्या पता चलता है, दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द एनर्जी ऑफ शेल एंड द रेडियस ऑफ शेल। कैसे बताते हैं, जो कि अभी हम करके भी आए हैं कि रेडियस of shell is directly proportional to n square and that energy of shell is inversely proportional to n square। तो n की वैल्यू से you can find out the energy of shell and the radius of shell। अब आपके पास में आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, या आपके पास में ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। तो ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस आपके पास में है इट प्रोवाइड यू द शेप। ये आपको शेप बताता है। शेप किसकी बताता है, अगर आपके पास में L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 3 है, तो अगर आपके पास में L 0 है तो दैट इज S सबशेल, और S सबशेल क्या होते हैं, स्फेरिकल, दैट इज स्फेरिकल। अगर आपके पास में L 1 है तो ये P होगी और P सबशेल आपकी होती है डम्बल, ये आपके पास में है डम्बल। अगर L2 है तो ये आपकी D सबशेल है और ये आपकी डाई डम्बल है, ये आपके पास में आ गई डाई डम्बल। अगर आपकी L3 है तो SPDF, तो ये आपके आ गए ट्राई डम्बल। इस तरीके से आपको इसकी शेप पता चल जाती है। यानी कि अगर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 3 है तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे एंड यू विल मूव टुवर्ड्स द n-1, यानी कि 0 1 और 2, एक n से एक कम लेके चलना है। तो अगर आपके पास में थर्ड शेल है
तो थर्ड शेल के अंदर आपके पास में 3 सब शेल होंगी, S, P और D, ये 3 सब शेल्स हैं। अब सब शेल के अंदर आपके पास में होती हैं ऑर्बिटल, एंड दैट ऑर्बिटल हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसे आप m से भी रिप्रेजेंट करते हो, ml से भी रिप्रेजेंट करते हो। एंड फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ m, इसे आप m से रिप्रेजेंट कर दो या ml से रिप्रेजेंट कर दो। फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ l, द वैल्यू ऑफ m इज -L2 प्लस l विद 0, 0 के साथ में होगी। यानी कि अगर मेरे पास में l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी मेरे पास में 0 होगी, क्योंकि 0 के लिए प्लस माइनस नहीं होता। अगर आपके पास में l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1, 0 प्लस 1 होगी। अगर आपके पास में l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू आपके पास में -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2 आएगी। अगर आपके पास में l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू आपके पास में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आएगी। अब ये हुआ क्या, अगर आपके पास में s सब शेल है तो उसके अंदर आपके पास में s ऑर्बिटल है, तो m आपको ऑर्बिटल बताता है, तो एक ही s ऑर्बिटल है बस। अगर आपके पास में p सब शेल है तो दैट p सब शेल हैज द 3p ऑर्बिटल, उसके अंदर 3p ऑर्बिटल हैं, एंड देयर यू हैव देयर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स हाउ दे एग्जिस्ट, वो 3D स्ट्रक्चर में कैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो ये देखो जरा, ये आपकी s है, स्फेरिकल हो गई, p आपकी क्या है, डम्बल है। तो आप देख पा रहे हो, अगर ये x एक्सिस पे प्रेजेंट है तो इसे हम px बोलेंगे, अगर ये y एक्सिस पे प्रेजेंट है तो हम इसे py बोलेंगे, अगर वो z एक्सिस पे प्रेजेंट है तो उसे हम pz बोलेंगे। एंड दीज ऑल ऑर्बिटल आर ऑफ इक्वल एनर्जी, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, एनर्जी इक्वल इनकी तीनों की, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। तो दैट्स व्हाई समटाइम इट इज कॉल्ड 3-fold डीजनरेट। 3 ऑर्बिटल हैं जो कि डीजनरेट है। डी ऑर्बिटल में 5 होती हैं जिसे हम 5-fold डीजनरेट बोलते हैं। अब डी ऑर्बिटल में आपके पास में जो आएंगी, ये आपके पास में आ गई px, py, pz, और ये आपके पास में आएंगी, डी में आपके पास में आती है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz²। अगर आपकी जो ऑर्बिटल हैं, जो दोनों लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में हैं, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो आप इसे, अगर एक्स वाई एक्सिस है, अगर वाई जेड एक्सिस है और एक्स जेड एक्सिस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स बोलेंगे। बट अगर आपकी ऑन द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर हैं इस तरीके से, तो आप इसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलेंगे। और अगर आपकी ये जेड एक्सिस पे इस तरीके से है, दूसरी लोब यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो दैट वन इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। ये आप पिक्चर में देखो, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर है, ये आपकी डी जेड स्क्वायर है, ये डी वाई जेड हो गई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गई। इट मीन्स अगर ऑन द एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर हैं, जैसे कि अगर मैं ये मेरा पेन मानूं तो ये एक्सिस के ऊपर है, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी। बट अगर ये पेन इन दोनों एक्सिस के बीच में है, यानी कि अगर मैं, जो लोब्स हैं वो दोनों एक्सिस के इस तरीके से बीच में आ रही है, ये बीच में आएगी, अगर आप देख पा रहे होगे तो एक्सिस के बीच में आ रही है ये बीच में, तो उस तरीके से आप उसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी एक्स जेड बोलोगे। ये आपके पास में आ गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड दिस इज द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए, सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। अब आता है, आपको इलेक्ट्रॉन का घर पता चल गया, अब इलेक्ट्रॉन का रूम पता चल गया। अब एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड दैट कैन बी डिफाइंड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास में 4th क्वांटम नंबर जो आता है उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय s, या फिर आप इसे ms भी बोल सकते हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों ही अपोजिट स्पिन के हैं। अगर आप स्पिन देख पा रहे होगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखो, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एंड दे आर ऑफ द अपोजिट स्पिन। तो अगर एक के स्पिन को आप +½ से डिफाइन कर रहे हो तो दूसरे का स्पिन आपका -½ होगा, इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। और यहाँ पे आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, जो कि आपके पास में आता है s+1 h/2π, अंडर रूट के बाहर होगा ये। तो कई बार ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडर रूट केवल इसके लिए है, वेयर s इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है तो n+2 म्यू b, दैट इज द बोर मैग्नेटॉन, यूनिट है इसकी, n+2 के आसपास आ गया। यहीं पे आपके पास में, अगर आपको
स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये आपके पास में आएगा √L+1 h/2π, और h/2π को आप h क्रॉस भी लिखते हैं, यानी कि अगर आपको h/2π दिया है समटाइम दिस इज कॉल्ड h क्रॉस, तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि h क्रॉस √L+1। तो यहाँ पे आपके पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, आपके पास में चारों क्वांटम नंबर आ गए। अब आप कैसे पता करोगे कि आपके पास में एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उनके कितने क्या क्या क्वांटम नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं n = 3 लेती हूँ तो n = 3 में मेरे पास में l की वैल्यू 0, 1 एंड 2 होगी, यानी कि ये आपके पास में sp_d आ गया। अब मैं इसके लिए अगर m लूंगी तो s के अंदर मेरे पास में केवल एक s है तो 0 ही होगा, p के लिए मेरे पास में -1 0 +1 होगा, 2 के लिए मेरे पास में -2 -1 0 +1 +2 होगा। तो देखो 0 हर एक में आ रहा है, 0 हर एक में आ रहा है, पर ये s नहीं है, ये p का 0 है, ये d का 0 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो उसके बाद में अगर आप स्पिन निकालोगे तो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से अपर एरो और डाउन एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम 6 होंगे, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, अधिकतम 5 होंगे। अगर आपके पास में d है तो d में आपके पास में 5 d ऑर्बिटल होंगी, और यहाँ पे आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d सब शेल में आपके पास में यू हैव द 10 इलेक्ट्रॉन्स, S सब शेल में you have the 2 इलेक्ट्रॉन, F में you have the 14 इलेक्ट्रॉन, and if you have G सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी? देखो S में एक ऑर्बिटल है, P में आपके पास में 3 ऑर्बिटल हैं, D में आपके पास में 5 ऑर्बिटल हैं, F में आपके पास में 7 हैं, यहाँ पे आपके पास में 9 ऑर्बिटल होती हैं, और अगर 9 ऑर्बिटल होंगी तो द इलेक्ट्रॉन विल बी 18। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। और G सब शेल कब आएगी? 0 1 2 3 S P D F, 3 तक F हो गई, और फिर उसके बाद में अगर 4 आता है तो G होगी। यानी कि अगर आपके पास में n = 5 है, इट मीन्स अगर आपके पास में n = 5 है तो आपके पास में L की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगी, जो कि S P D F और G। तो 5th शेल में आपके पास में G सब शेल भी प्रेजेंट होती है। अब आगे आपके पास में और जैसे ऑर्बिटल आपने पढ़ा, ऐसे ही ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसे ही आपके पास में आता है नोड। जैसे कि मेरी अपने पड़ोस में लड़ाई हो गई तो मैं अपने पड़ोस में कभी नहीं जाऊंगी। सेम थिंग, नोड इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। उसे आप नोड बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है दैट प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी नहीं मिलेगा। अब कैसे पता करते हैं? तो ये देखो, ये वेव फंक्शन जो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यानी कि साई स्क्वायर की टर्म में दे रखा है। तो ये आपके पास में 1s के लिए है। 1s में आपके पास में कोई नोड नहीं होती है। अगर आप 2s की बात करोगे तो जो जिस लाइन को वो टच करता है वो उसका नोड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 लाइन को टच करा तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये नोड होगी। यहाँ पे 2 होंगी, एक ये और एक ये। तो आपकी एक नोड ये हो गई और दूसरी नोड ये हो गई। तो जब भी आपके पास में पहली शेल आती है, पहली शेल में पहली सब शेल आती है, उसमें कोई नोड नहीं होगा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इस तरीके से करो, जैसे अगर मेरे पास में n = 1 है तो यहाँ पे मेरे पास में l = 0 आएगा, तो ये 1s है, इसके अंदर कोई नोड नहीं होगी। अगर मैं n = 2 करूंगी तो मेरे पास में l = 0 और 1 आएगा, यानी कि ये मेरे पास में 2s है और ये मेरे पास में 2p है। अब 2p के अंदर कोई नोड नहीं होगी। अगर मैं n = 3 करती हूँ तो मेरे पास में आएगा l = 0 1 2, तो ये आ गया मेरे पास में 3s 3p और ये आ गया 3d। अब 3d के अंदर कोई नोड नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे नोड होगी और कहाँ पे नोड नहीं होगी। नाउ आफ्टर दैट यू हैव द नोड। हमारे पास में नोड 2 तरीके की होती हैं। नोड हमारे पास में 2 तरीके की हैं। एक हमारे पास में होती है एंगुलर नोड और एक हमारे पास में होती है स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड डिफाइन करती है कितने एंगल पे है, आपका एंगल क्या है। तो एंगुलर नोड आपके पास में आती है एल पे डिपेंड करती है, एंड दैट इज कि वो आपकी एल पे डिपेंड करिए, डिपेंड ऑन एल एंड एम ओनली। तो एंगुलर नोड आपकी एल और एम पे डिपेंड करेगी कि आपके पास में कौन सी है, एस है, पी है, डी है और फिर उसका ओरिएंटेशन कौन सा है, तो वो उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास में L = 0 है तो
m भी आपके पास में 0 होगा तो उसमें एंगुलर नोड भी आपके पास में 0 आ जाएगी, जो l की वैल्यू होगी वही उसकी एंगुलर नोड होगी। स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड आप डिफाइन करते हो n माइनस एल माइनस 1 से, कितनी रेडियस पे, कितने स्फेयर पे है। तो उस केस में आपके पास में, माना मैंने आपको 3s दे दिया और मैंने आपसे नोड पूछ ली कि इसके अंदर कितनी नोड होंगी, तो आप पहले करोगे 3, l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो आपके पास में 2 स्फेरिकल नोड आ जाएंगी और टोटल नंबर स्फेरिकल नोड 2 हो गई। इसके बाद में एंगुलर नोड आपके पास में केवल 0 आ गई, तो टोटल नोड कितनी होंगी, 2 एंड 0 2, या फिर टोटल नोड आप निकाल सकते हो, अगर आपको टोटल नोड पूछी जाएंगी तो दैट इज n माइनस 1। जो भी n की वैल्यू होती है उसमें से हमेशा एक कम करके एंगुलर नोड होती है, क्योंकि पहली बार हर शेल में एक एक सब शेल जरूर इंट्रोड्यूस होगी, और जो भी पहली शेल सब शेल इंट्रोड्यूस हो रही है, पहली बार जब भी वो कभी इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसमें कोई नोडल पॉइंट नहीं होता है। मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का बता दिया, पर ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब आता है प्लॉट फॉर द रेडियल वेव फंक्शन। अब आपने रेडियल वेव फंक्शन के प्लॉट निकाले हैं, ये आपके पास में r है जो रेडियल वेव फंक्शन है, और ये आपकी इसकी रेडियस है। तो जब आपके पास में 1s है, पहली बार s आ रही है, तो इसके अंदर कोई नोडल पॉइंट नहीं होगा, तो ये आपका इस तरीके से पैराबोला टाइप का होगा। अब आपके पास में 2s आ रहा है, तो 2s के अंदर एक नोडल पॉइंट होगा, तो ये वाला आपका नोड पॉइंट आ गया इस तरीके से। इसके बाद में ये आपके पास में 2p आ गया, 2p पहली बार आई है, 2 में p पहली बार आई है, और पहली बार ही जब आएगी तो उसमें कोई भी नोड नहीं होगी, बट हाँ 3p आएगी तो उसमें नोड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास में ये आपके कोई नोड नहीं आएगी। तो ये हमारे पास में वेव फंक्शन और नोड का आया था, और ये एडवांस का एक क्वेश्चन आया भी हुआ है इसी तरीके से। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल दी, यानी कि एक्चुअल में हमने करा क्या, यहाँ पे हम साई स्क्वायर ही ले रहे हैं, साई स्क्वायर ले रहे हैं। तो आपके पास में 1s में तो कोई नोड होती ही नहीं है, ये इस तरीके से आएगी। साई स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो वो बिलो द प्लेन नहीं जाएगा, यानी कि आपका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में एक नोड होती है, ये यहाँ पे नोड आ गई है। 2p में कोई नोड नहीं होती है, आपने इस तरीके से दिखा दिया। अब अगला आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पे ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। 4 पाई r स्क्वायर r स्मॉल रेडियस और r स्क्वायर वेव फंक्शन है। तो 1s के लिए आपके पास में, यानी कि ये रेडियस को डिफाइन करता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जो कि यहाँ पे आपके पास में आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉन, जिसे आप बोर रेडियस कहते हैं। तो फर्स्ट शेल में 0.59 एंगस्ट्रॉन उसकी रेडियस होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। 2s होगा, तो 2s पे जो आपके पास में रेडियल प्रोबेबिलिटी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, यानी कि 2s के लिए जो रेडियस है वो इतनी बढ़ जाएगी। फिर 2p की रेडियस आपकी यहाँ पे आ गई इस तरीके से, तो यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास में ग्राफ आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट यू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ यू आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन। तो आफ्बाउ रूल आपको सबसे पहले आफ्बाउ क्या है, आफ्बाउ प्रिंसिपल क्या है कि दिस इज बिल्डिंग अप। तो जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले आप बेस से शुरू करते हैं। सेम थिंग, द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू अरेंज फ्रॉम, और द इलेक्ट्रॉन आर इंसर्टेड इन द शेल विच हैज़ द मिनिमम एनर्जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर आएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, 1s से स्टार्ट करेंगे, 2s 2p 3s 3p, तो ये आपके पास में पूरा ऑर्डर आ जाएगा। ये आप में से हर एक को आता है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरीके से। 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की उससे ज़्यादा, फिर 2p की उससे ज़्यादा, फिर आपके पास में 3s 3p, देन यू हैव द 4s, देन यू हैव द 3d। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर हमारे पास में n+l रूल आता है। आप n+l करो, n+l करके आपको पता चल जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ये आपके पास में 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये 2 + 1 3 आ गई, और ये 3 + 0 3 आ गई। अब इसमें n+l की वैल्यू दोनों के लिए 3 है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? अगर n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो जिसमें आपका ऑर्बिटल जिसमें आपकी शेल नंबर ज़्यादा है उसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपकी 2 शेल है, 3rd शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, तो 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा होगी। तो आप चाहे n+l रूल से निकालो, आफ्बाउ रूल से निकालो, तो आपके पास में ये पूरा एनर्जी लेवल आ जाएगा। इसमें आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, p में आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14 होते हैं, और g में आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब
जब आप फिलिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रूल को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो एक रूल हमारे पास में पहले ही आता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन हैव द ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। एक ही एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि एक घर में अगर 2 ट्विंस हैं, दोनों ट्विंस के लेटर आएंगे तो सेम एड्रेस पे आएंगे, सब कुछ सेम होगा, उनका हाउस नंबर, होम नंबर सब कुछ सेम होगा, पर उनका जो नेम होगा वो डिफरेंट होगा कि वो किसके नाम के लिए स्पेसिफिकली आए हैं। तो यानी कि उनका आधार जो नंबर है वो मैच नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास में n इक्वल्स टू फर्स्ट है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, m की वैल्यू भी दोनों के लिए 0 है, पर दोनों का जो स्पिन है, अगर एक का स्पिन +½ है तो दूसरे का जो स्पिन होगा वो आपके पास में -½ होगा। तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन हैव द ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। इसके बाद में आता है आपके पास में हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपके पास में क्या आता है कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन ईच ऑफ द सब शेल हैज द सिंगल इलेक्ट्रॉन। हर सब शेल में जब तक कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मान लेते हैं मुझे ये 5 दिया है, एटॉमिक नंबर कोई 5 दिया है और मुझे 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इक्वल्स टू 5 दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूंगी 1s2 2s2 2p3। अब p3 में p में 3 ऑर्बिटल मेरे पास में है, तो मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे कैसे कर सकती हूँ। मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या फिर मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। तो दैट इज द करेक्ट वैल्यू कि हुन्स कहते हैं कि पहले आप सिंगली ऑक्यूपाई करो और फिर पेयरिंग करो। या फिर आप इस तरीके से समझो कि हमारे घर में शादी है, 4-5 कमरे हैं, गेस्ट आए, पहले एक गेस्ट आया तो हर एक को अलग अलग कमरा दे दिया। अब जैसे ही शादी का दिन आया तो और ज़्यादा गेस्ट बढ़ गए, तो हमने फिर एक कमरे में 2-2 गेस्ट को रुकवा दिया। तो पहले तो आप सिंगल ही रुकाओगे, ऐसा नहीं है कि बाकी कमरे खाली छोड़ दोगे। तो हम सेम यही चीज़ के पहले आप सिंगली ऑक्यूपाई करते हो और फिर आप उसके बाद में पेयरिंग करते हो। देखो एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आपको याद रहेंगे, अगर आप एग्जाम्पल डेली लाइफ से नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो नहीं याद रह पाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं, जहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे आपके एक्सेप्शंस आ जाएंगे। तो आपकी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है इसे आप हाफ फील्ड बोलते हैं, और जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसे आप फुल्ली फिल्ड बोलते हो। तो जो आपकी हाफ फील्ड और जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं, दीज आर मोर स्टेबल देन कंपैरिजन टू अदर सबशेल्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कॉपर लूं तो मेरे पास में यहाँ पे आता है, अगर मैं यहाँ पे कॉपर लूं या मैं क्रोमियम लूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास में 24 है, तो ये होना क्या चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखना, 4s की एनर्जी कम है इसलिए मैंने पहले 4s को लिखा है, बट एक्चुअल में ये है क्या, 3d अंदर ही प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ 1 2 3 4, तो आप जो फिलिंग कर रहे हो वो इसी तरीके से होगी 1s 2s 2p 3s 3p। अब क्योंकि 4s की एनर्जी कम है तो पहले मैं 4s में इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगी, फिर मैं इलेक्ट्रॉन 3d में आऊंगी, ठीक है। बट होना ये चाहिए था और ऐसे नहीं होता। होता क्या है, होता है आपके पास में ये कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाता है, तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 4s1 3d5। क्यों, क्योंकि s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जब d में आ जाएगा तो d में ये सिंगली ऑक्यूपाई हो गई है। अब ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इसके स्टेबल होने के 2 रीज़न हैं। एक तो ये सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री यानी कि इक्वल अरेंजमेंट, एक जैसा अरेंजमेंट, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी और जो आपका एलिमेंट है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। सो दैट्स वाई इट हैज़ द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के d में चला जाएगा। अगर आप कॉपर की बात करते हो तो कॉपर में आपके पास में सारी चीज़ें वही होंगी। 29 एटॉमिक नंबर है आपके पास में, तो मैं सारा नहीं लिखूंगी, 18 तक तो आपका वही रहेगा, आपके 10 और ये 18 तक यही रहा। यानी कि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ आर्गन, इसे शॉर्ट हैंड नोटेशन कहते हैं, तो ये मैं इसे लिखूंगी आर्गन। होना क्या चाहिए था 4s2 3d9, पर ऐसे नहीं होता, ये होता है 4s1 3d10, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है। आर्गन के 18 मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया क्योंकि 18 ये पूरे के पूरे ऐसे आ ही चुके हैं,
तो बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इसे शॉर्ट हैंड नोटेशन में ऐसे लिख दो। एक्सेप्शन ये ध्यान रखो कि जब आपका फुल्ली फिल्ड होने वाला है या हाफ फिल्ड होने वाला है तो वहाँ पे एक्सेप्शन अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और अगर आपके पास में कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का हमारे पास में रिलेशनशिप जो आता है उनका अगर हम रेशियो निकालें, रेडियस ऑफ एटम with respect to radius of nucleus, radius of nucleus upon radius of atom, वो आपका 10 to the power -5 का रिलेशनशिप होता है मीटर में। और अगर आप वॉल्यूम को निकालोगे तो वॉल्यूम के लिए आप क्यूब कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, उल्टा लिख दिया मैंने, एटम ऊपर, न्यूक्लियस ऊपर और एटम नीचे, न्यूक्लियस ओवर एटम, ये आपके पास में 10 to the power -15 मीटर के वाला आ जाएगा। मीटर में है, ध्यान रखना, क्योंकि क्यूब कर देंगे तो 10 to the power -15 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया था और ये रिलेशनशिप भी है, अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ साई स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव में होता है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -2r अपॉन a0, वेयर r इज द, जो आपके पास में r दिया है, r इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितनी दूर है, और a0 इज द बोर रेडियस, तो -2r अपॉन a0 आता है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल पावर -2r अपॉन a0। ये वाला एक न्यूमेरिकल भी है, टाइम मिलेगा तो उस न्यूमेरिकल को भी कराऊंगी। इसके बाद में आता है नंबर ऑफ एक्सचेंज, कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो ये हमारे पास में आता है ne -1 अपॉन 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन, एक स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी एक जैसे स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एक्सचेंज निकाल सकते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल का है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा मतलब मैंने कोशिश की है कि मेंस का तो मैं पूरा ही कवर करा लूँ, तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप में से मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने वो पूरी वीडियोस नहीं देखी थी, मैं जानती हूँ इस समय अभी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर जैसे ही टाइम मिले इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपका कंप्लीट रिवीजन यहीं से हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 24 एंड 23 के जितने भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कराए हुए हैं उनको देख लो, और उसके बाद में आप NCERT पूरी लगा लो, तो मेन्स में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाकी जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेके आऊँगी, हो सकता है कल ही आपकी एक नई वीडियो अपलोड हो जाए आपके पीरियोडिक टेबल पे, तो यस, तब तक आप तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।